नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में और उसके लेसन 1 के कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ आपका फर्स्ट लेसन है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। हम यहाँ बात करेंगे कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ? फोर्स ऑफ attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them and acts along the line joining the 2 points। जी यस, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ क्या है कि जो फोर्स है वो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, किसके बीच? बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो उन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आइए देखते हैं हम इसका एक इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 चार्जेस है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि स्मॉल r है। तो जो प्लस Q1 चार्जेस है और Q2 चार्जेस है, इन दोनों के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा। और जो इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी बात करें तो इसके स्क्वायर क्या होगा? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि लेट द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2 is small r। मीन्स Q1 और Q2 हमारे दो चार्जेस हैं। कूलम्ब्स के इन्वर्स स्क्वायर लॉ को सॉल्व करने के लिए इसका जो डेरिवेशन निकालेंगे उसके लिए हमको दो चार्जेस लेना पड़ेंगे। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, मैंने Q1 और Q2 लिए हैं। आप बहुत सारी बुक्स में देखें कि यहाँ r की जगह प्लेस पे d भी ले रखा है, क्योंकि d भी डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं डेरिवेशन निकालने के लिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और उनके बीच की जो एक डिस्टेंस है वो हमने मान ली है r। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, क्या बता रहा है कूलम्ब्स लॉ? हमारा जो फर्स्ट केस दे रखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब या तो वो अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण करेगा, या फिर रिपल्सन का मतलब होता है वो दोनों दूर होंगे, रिपल्सन करेंगे। दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो। तो फर्स्ट हमारे पास बता रखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। हमारे पास ये जो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं ये हमारे पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत ही छोटे चार्जेस जिनके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, हमने स्मॉल r ले रखी है। तो जो लगने वाला फोर्स होगा या तो वो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा। बट हमारे पास दो केस दे रखी है। कब? कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, कि जो चार्जेस का दोनों का मैग्नीट्यूड है अगर उनका प्रोडक्ट निकाल दें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। हम फोर्स को कैसे शो करते हैं? एफ से, कैपिटल से। तो फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब हमारे पास जो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, हम उनका यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी Q1 और Q2 ही ले रहे हैं। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, चाहे तो वो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सन फोर्स हो सकता है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास
अकॉर्डिंग टू लॉ सेकेंड केस दे रखा है कि जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा, बट किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सिंबल तो वही रहेगा, इन्वर्सली का मतलब होता है 1 के अपॉन में आ जाएगा, 1 के अपॉन में आ जाएगा तो जो भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा वो 1 के अपॉन में आएगा। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 के अपॉन में, तो उसके इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू लॉ हमने दो एल्जेब्रिक इक्वेशन बना लिए कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई है। अब हम यहाँ पे इन दोनों का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम इन दोनों का यूज़ करके फार्मूला क्रिएट करेंगे कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ का। आइए देखते हैं। देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों एफ के इक्वल है। एफ लिखेंगे हम, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों का सिंबल एक ही है। हम सीधी सी बात है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को क्या करें, यहाँ पे मिला रहे हैं। तो ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया। दो अलग अलग समीकरणों को लिखने की बजाय हम इन दोनों इक्वेशन को एक ही में कन्वर्ट कर सकते हैं। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली मतलब 1 के अपॉन में, यहाँ Q1 Q2 के अपॉन में आ गया है, जो डिस्टेंस है r और उसका स्क्वायर, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो बीच की डिस्टेंस है, किसके इक्वल होगा, लगने वाले फोर्स, जो अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर रिपल्शन भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास क्या, एक कांस्टेंट आ जाएगा के को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का लेसन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये काम करेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। आप ऐसा लिख भी सकते हैं पीछे डिस्क्रिप्शन में कि के इज़ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स constant and its value depend upon the nature of the medium in which two charges are located and also the system of units adopted to measure। means इन दोनों चार्ज की कंडीशन क्या है, मतलब ये किस तरीके के मीडियम में रखे हुए हैं, या दोनों के बीच हमारा जो मीडियम है वो क्या है, एयर या फिर वैक्यूम है, ये उस पर डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू। हम उसके बारे में बात करेंगे, पहले डेरिवेशन निकाल लेते हैं हम। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के कांस्टेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला बन चुका है कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ का। आप देख सकते हैं, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जैसा कि अभी मैं बोल चुका हूँ कि जो कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, इन दोनों के बीच के मीडियम पे डिपेंड करती है। तो हम इसका निकाल लेंगे। पहला एसआई सिस्टम में क्या होगा, इसके लिए एसआई सिस्टम में जो होगा द वैल्यू ऑफ के, वो होती है एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये वाली वैल्यू हम के की ये इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान में रखना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो फोर्स को नापने का यूनिट है, मेज़रमेंट किस तरीके से करते हैं, हम उसको न्यूटन से करते हैं। तो आप पीछे न्यूटन लिखना ना भूलें। न्यूटन, या फिर आप कैपिटल में एन भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एसआई सिस्टम की बात। अगर हम बात करें दूसरा जो सिस्टम है, एक और होता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो सीजीएस में के की जो वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उस के की वैल्यू होती है 1। अगर हम इसको पुट करें इक्वेशन नंबर थर्ड में
तो हमारा बन जाएगा k की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो केवल बनेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो CGS में आप देख सकते हैं k की वैल्यू होती है 1, मतलब मीडियम पे डिपेंड करती है, और यहाँ लग जाएगा इसमें डाइन। CGS की बात कर रहे हैं तो इसमें लग जाएगा डाइन। इसका जो यूनिट मेज़रमेंट होता है CGS सिस्टम में वो डाइन से होता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में जो फोर्स को नापने की जो यूनिट है वो होती है न्यूटन। तो ये आपके सामने है कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं आप पूरा कि हमने पहले कूलम्ब्स लॉ लिखा हुआ है और उसके बाद उसका डेरिवेशन किया है कंप्लीट SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में।